जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। आज जो हम लोग झारखंड के सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिससे पिछले क्लास पे हमने बात किया संथालों के बारे में, उरांव के बारे में, झारखंड की जितनी भी जनजाति है उनके प्रजाति वर्गीकरण देखा। और उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं मुंडा जनजाति वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति झारखंड के लिए कितनी ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति मुंडा जनजाति जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा जनजाति। तो हम ये देखेंगे कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जाति कौन है? आपका मुंडा जनजाति है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहले में कौन है, दूसरे में कौन है, एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। दूसरे में कौन सा है? उरांव। और तीसरे में कौन है? मुंडा। जो आज इसी के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मुंडा जनजाति के बारे में। चौथे में कि क्या है? आपका हो गया। और पांचवें में याद रखिएगा खरवार है। शासन व्यवस्था में हम लोग खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ना है, पर पांचवें सबसे बड़ी जनजाति कौन है? खरवार जनजाति, जो एक तरह से राजपूत जनजाति में राजपूत हम लोग पढ़ेंगे। राजपूत जनजाति, जो 5 राजपूत जनजाति उसमें एक जनजाति खरवार है। इसको लड़ाकू जनजाति भी कहते हैं। तो ये झारखंड के 5 सबसे बड़ी जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। तो अभी हम लोग बात करें मुंडा की पूरे जनजातियों में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये याद रखिएगा 14.56 याद रखिएगा। उनका टोटल नंबर आपको याद नहीं करना है, मगर एटलीस्ट उनका परसेंटेज याद रखना है। झारखंड का पॉपुलेशन क्या है आप बताइए? 3,29,88,134। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 2021 में हर 10 साल के बाद जो जनगणना होता है, इस बार कोविड होने के चलते वो जनगणना नहीं हो पाए। तो अभी भी हम लोग को 2011 का ही जनगणना के बेसिस पे हम लोग पढ़ना है। तो झारखंड का पॉपुलेशन क्या है? 3,29,88,134 है। जो भारत के जनसंख्या में झारखंड का जनसंख्या का क्या कंट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। 2.72%। ये कम से कम टोटल आप नहीं याद रखेंगे तो उनका परसेंटेज आपको याद रखना चाहिए। और भारत में पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर राज्यों को रैंक देते हैं तो झारखंड का पॉपुलेशन के बेसिस पे कौन सा रैंक होगा? तो ये याद रखिएगा 14वां। अभी हम लोग बात करने वाले हैं संथालों के बारे में। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, ये हुआ। अब झारखंड की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा, और भारत में भी इनका अपना एक स्थान है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं मुंडा भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा है। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। अब हम लोग भारत के 5 तो देख लेते हैं। भारत में जो जनजाति है, जो उनका रैंक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में किनका है? 2011 के सेंसस के अनुसार तो भील का है। 1 नंबर पे भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है, और तीसरे, चौथे, 5वें जो जनजाति है भारत में, उनका ताल्लुक, उनका संबंध हमारे राज्य झारखंड से है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? संथाल। चौथे में आपका उरांव, और 5वें में आपका मुंडा। तो ये थोड़ा सा उनके पॉपुलेशन के बारे में हम लोग देखा। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है कौन? मुंडा जनजाति है। अब हर जनजाति को वर्गीकरण किया जाता है, तो प्रजाति दृष्टिकोण से
जाति दृष्टिकोण से प्रजाति दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं ये किस प्रजाति में आती है। तो ये याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ये किस में आ रही है, प्रोटोस्टलाइड में है। तो हम लोग ये देखें प्रजाति वर्गीकरण पे, झारखंड की जितनी जनजाति, झारखंड की कितनी जनजाति है, 32 जनजाति, उनको हम लोग 3 भाग में हम लोग विभाजित किए हैं प्रजाति दृष्टिकोण से। एक प्रोटोस्टलाइड, एस्ट्रोलाइड और ड्रेविडियन। थोड़ा सा हम लोग रिकेप कर लेते हैं, पिछले क्लास में हमने बात किया, थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। तो प्रजाति के दृष्टिकोण को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक आपका प्रोटोस्टलाइड, दूसरा आपका एस्ट्रोलाइड और तीसरा आपका ड्रेविडियन। झारखंड में कितनी जनजाति है, 32 जनजाति हैं। जब झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड की कितनी जनजाति थी, 30 थी। 2 नए जनजाति ऐड हुए हैं 2003 में, वो कौन से थे, कंवर और कोल। तो कोल कौन सी है, 32वीं जनजाति, और 31वीं जनजाति आपका कंवर है, याद रखिएगा, 32वीं कोल है। हाँ, तो अभी हम लोग बात करें प्रजाति दृष्टिकोण से बात करें, तो प्रजाति दृष्टिकोण में झारखंड की जितनी जनजाति को 3 भाग में बांटा गया है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं मुंडा जनजाति किस प्रजाति वर्ग में है, तो प्रोटोस्टोलाइड में है। किसी किसी बुक में देखा गया कि वो एस्ट्रोलाइड में ही रख दिया गया कुरमाली के साथ पर आप ये रखिएगा कि मुंडा जनजाति किस में आ रही है, प्रोटोस्टोलाइड में, ये ध्यान रखिएगा। अब 3 जनजाति के बारे में, प्रोटोस्टोलाइड, एस्ट्रोलाइड और ड्रेविडियन। सबसे कम किस में है, एस्ट्रोलाइड में है 1, और ड्रेविडियन में 13 है। और जो बाकी 32 जनजाति के जो रिमेनिंग है, जो 18 किस में है, प्रोटोस्टोलाइड में है। यानी झारखंड के साथ मैक्सिमम जनजाति किस में आ रही है, प्रोटोस्टोलाइड में, आपसे पूछा जा सकता है। और एस्ट्रोलाइड में 1 आ रही है और ड्रेविडियन में 13 आ रही है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अच्छा सा प्रजाति वर्गीकरण में देखा था, तो 5 राजपूत जनजाति थे, वो इसी में आती हैं, ड्रेविडियन में आते हैं। कौन सी थे, बवेवीचक, बथुली, बेदिया, विंजिया, चेरो, खरवार। ये 5 की राजपूत जनजाति किस में आ रही है, ड्रेविडियन में आ रहे हैं। और सदान कितने थे, 7 थे। 7 में से 5 सदान यहाँ आते हैं, 2 सदान यहाँ नहीं आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो 7 सदान में थे, तो कौन से थे, ब्रिजिया थे, और लोहरा, और आपका करमाली, चिक बड़ाई, गोड़ाई, और आपका किसान और महली। ये 7 जनजाति थे, जिसमें 3 जनजाति थे जो लोहा से संबंधित काम रहते हैं। उसी 3 जनजाति में से 2 जनजाति यहाँ से चली जाती हैं। वो कौन से थे, एक आपका लोहरा चले जाते हैं, वो कहाँ आते हैं, याद रखिएगा, लोहरा आपका प्रोटोस्टलाइड में आ रहा है। और एक आ जा रहा है आपका कुरमाली, वो किस पे आ रही है, एस्ट्रोलाइड ग्रुप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। 100 क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन आपको मिलने, उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो लोहरा और कुरमाली आपका एस्ट्रोलाइड से आएंगे, और प्रोटोस्टलाइड में लोहरा आ जाते हैं। अब बाकी के जो 5 सदान हैं, वो किस में आएंगे, ड्रेविडियन में है। कौन सी आएंगे, एक बार रिकेप कर लेते हैं। ब्रिजिया जंगल की मछली, वो आदिम जनजाति में भी आती है और सदान में आती है, पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि उसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, ड्रेविडियन में रहेंगे। उसके बाद चिक बड़ाई, गोड़ाई, किसान और महली 5 इसमें आएंगे, यह ड्रेविडियन में आएंगे। और 3 जनजाति जिसे हमने बात किया था, उबेग मतलब ऊ से उराव, बे से बेगा, और ग से गोंड। ये 3 जनजाति किस में आ रही है, ड्रेविडियन में। बाकी जितनी भी जनजाति हैं वो किस में आएंगे, आपके प्रोटोस्टलाइड में आएंगे। तो अब तो हमने एक तो आपका लोहरा हो गया। और आदिम जनजाति कितने थे, 8 थे। 8 में आपने देखा है कि जो ब्रिजिया है वो किस में आ रही है, सदान में आ रही है, ड्रेविडियन में आ रही है। बचे कितने, 7। तो 7 पीस आदिम जनजाति किस में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने एस्ट्रोलाइड याद कर लिया, ड्रेविडियन याद कर लिया, तो बाकी जितने भी होंगे वो किस में आएंगे, प्रोटोस्टलाइड में। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा।
तो फिर भी देख लेते हैं, ये 7 हैं। जैसे आदिम जनजाति 8 थे, जिसे मैंने क्लास में बताया था। सब असुर को 100 बीवी पसंद है। सबर, असुर, 100 से सौरिया पहाड़ियाँ, माल पहाड़ियाँ, और ब्रिजिया, बिहोर, और आपका क्या परहिया। ये 8 जनजाति में 7 जनजाति यहाँ आती है, प्रोटोस्टाइलर में है। एक जनजाति किस में चल जाती है, आपका ड्रेविडियन में है। अब मैंने अन्य बताया था 13 में आपने देखा 3 यहाँ से चले गए, उराव, बेगा, गोंड। बाकी 13 में से जो रिमेनिंग 10 है वो किस में लाइज करेंगे, प्रोटोस्टोलाइड में। तो फिर भी अब हम लोग देख लेते हैं, जो संथाल है, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, इसमें आप लाइज करी मतलब आएगी, वो प्रोटोस्टोलाइड में आएगी। उराव जनजाति वो याद रखिएगा ड्रेविडियन में आएगा। और तीसरी मुंडा, वो भी आपका प्रोटोस्टोलाइड में आएगा, वो भी आपका प्रोटोस्टोलाइड में आएगा। और आपका 5वां जनजाति खरवाक, वो ड्रेविडियन में आएगा। एटलीस्ट आपको सारी जनजाति का याद नहीं रखेंगे, पर झारखंड की जो 5 सबसे बड़ी जनजाति उनके बारे में आप याद रखिएगा। ये तो हम लोगों ने देखा उनके प्रजाति वर्गीकरण में। मुंडा जनजाति किस प्रजाति वर्गीकरण में, प्रोटोस्टोलाइड में। अब हमने जनसंख्या के बारे में देख लिया, उनके प्रजाति वर्गीकरण के बारे में बात कर लिया। अब हम उनके भाषा के बारे में देखते हैं। तो मुंडाओं की भाषा को क्या कहते हैं, मुंडारी। और इनका और नाम है होड़ो जगर। तो मुंडाओं की भाषा को हम क्या कहेंगे, मुंडारी या होड़ो जगर, दोनों एक ही हैं। तो ये किस भाषा वर्गीकरण में हम लोग ये देखेंगे, किस में आएंगे, ये भाषा वर्गीकरण में हमने झारखंड की जितनी भी जनजाति हैं उनके भाषा को हम 2 भाग में रखा है। एक आपका मुंडारी भाषा समूह, जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रोस्टैटिक भाषा समूह, और दूसरा आपका ड्रेविडियन। ऑस्ट्रोस्टैटिक तो झारखंड के जितने भी जनजाति है उनकी भाषा किस में आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, किस में आ रही है, ऑस्ट्रोस्टैटिक में आ रही है। और ड्रेविडियन में मात्र 2 ही आ रही है, 2 या 3 आ रही है। एक आपका उराव, जिसकी जो हमने देखा कि वो ड्रेविडियन प्रजाति वर्गीकरण में है। और सोरिया और पहाड़िया, माल पहाड़ी की जो भाषा है मालतो, वो किस में आ रही है, वो आपके ड्रेविडियन भाषा समूह में आ रही है। बाकी झारखंड की जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में आ रही है, मुंडारी भाषा समूह में, मुंडारी भाषा समूह। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह कहते हैं, भाषा समूह कहते हैं। तो हमने भाषा के बारे में देख लिया, उनका भाषा मुंडारी, होड़ो जगर। मुंडारी भाषा कहते हैं या होड़ो जगर कहते हैं, वो किस में आ रही है, ऑस्ट्रोस्टैटिक भाषा समूह में आ रहे हैं, उसको हम लोग मुंडारी भाषा समूह भी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे मुंडा को कुछ उपनाम हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मुंडा एक संस्कृत वर्ड से, संस्कृत भाषा से ही इसका उद्गम हुआ है। और मुंडा का मतलब क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति। ये संस्कृत भाषा का ही वर्ड है, मुंडा का मतलब विशिष्ट वर्ड है। अब मुंडा को हम लोग कुछ उपनाम से भी पुकारते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनकी भाषा क्या है, होड़ो जगर है, वहीं से आई है होड़ो को, और कहीं कहीं होड़ो को भी लिखा रहेगा। तो आप अब कहीं पर होड़ो को है या होड़ो को है तो आप उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं लिखाइएगा, क्योंकि झारखंड की कोई 100% श्योर नहीं है। तो मेरा मानना है कि उनकी भाषा है होड़ो जगर है, वहीं से इनका उपनाम क्या, होड़ो को भी कहा जाता है, एक हुआ। और मुंडा जनजाति को हम लोग कोल के भी नाम से पुकारते हैं। ऐसे तो
जितनी भी जनजाति है उनको हम लोग कोल कहते हैं। एक कोल जनजाति है, झारखंड की 32वीं जनजाति कोल है, तो सारे जनजाति को हम लोग कोल भी कहते हैं। और मुंडा को विशेष करके कोल कहा जाता है। पर ये उपनाम मुंडाओं को पसंद नहीं है। फिर भी आप याद रखिएगा कि मुंडाओं को हम लोग कोल के नाम से भी पुकारते हैं, पर उनको कोल कहलाना पसंद नहीं है। ये हो गया। तो हमने उपनाम के बारे में बात की है। अब झारखंड में जितनी 32 जनजाति हैं, तो हम लोग ये देखेंगे इतिहास में कि झारखंड में जितनी भी जनजाति है, 32 जनजाति, उसमें बहुत ही कम है जो यहाँ की मूल निवासी है, जो यहाँ रहे हैं। बाकी हम लोग देखेंगे कि झारखंड के मैक्सिमम जो जनजाति है वो बाहर से चलकर झारखंड में आई। और कहा जाता है कि 600 ईसा पूर्व यानी BC में मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में होता है। 600 ईसा पूर्व में मुंडाओं का रहता है। और हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं, उनका समकेंद्रण हर जगह कहीं ना कहीं है। हम लोग समकेंद्रण हैं। आज के डेट में ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि मुंडा आपको रांची में मिलेगी, हजारीबाग में मिलेगी, पलामू में मिलेगी, आपको क्या कोल्हान में मिलेगी, और आपको पलामू में, आपका संथाल में मिलेगी। पर मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि उनका निवास स्थल कहाँ पर है, मैक्सिमम कहाँ पर है, वो रांची में। ये याद रखिएगा। ऐसे तो वो पलामू में मिलेगी, संथाल में मिलेगी, दुमका में मिलेगी, पर मैक्सिमम कहाँ पर है, वो रांची में है। अब जब 600 ईसा पूर्व हुआ था, 600 ईसा पूर्व में झारखंड में जब मुंडा का प्रवेश हुआ, तो उससे पहले यहाँ पर कौन निवास करती थी? यहाँ पर निवास करती थी असुर जनजाति। और हम लोग ये देखेंगे, उनके इतिहास में देखेंगे कि पहले मुंडाओं को यहाँ पर निवास किया तो असुरों का विरोध का सामना करना पड़ा, और मुंडाओं ने असुर से लड़ाई की और वहाँ जीता और वहाँ पर निवास करना स्टार्ट किया। और ये भी कहा जाता है कि झारखंड में जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो स्टार्ट की, किसने की थी? सबसे पहले मुंडाओं ने की थी। और एक नाम आता है मंदरा मुंडा राजा था। उसने जब राज्य निर्माण की तो यहाँ का खुद राजा ना बनकर एक अपने ही जो सबसे योग्य पुरुष था उनको राजा का अधिकार दिया गया। तो उनका नाम क्या था? सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन ने मुंडा साम्राज्य का निर्माण किया और अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे। और उन्हीं के नाम से ही झारखंड का एक नाम सुतिया नागखंड भी पड़ा। सुतिया पाहन के चलते ही झारखंड का एक नाम सुतिया नागखंड भी पड़ा। ये तो थोड़ा सा झारखंड के इतिहास के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा उनके सामाजिक झारखंड मुंडाओं के सामाजिक जो उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, जो रिजले एक जनजाति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने मुंडाओं को कितने गोत्र में विभाजित किया? 340 गोत्रों में। किसने? रिजले ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुंडा जनजाति को 340 गोत्र में किसने विभाजित किया? तो आपका आंसर क्या होगा? रिजले। और हम लोग ये देखते हैं कि गोत्र मतलब किली।
ये याद रखना है, क्या है कि आप गोत्र तो फैमिलियर है आप, पर ये याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति में जो गोत्र को क्या कह देते हैं, किली कहा जाता है, यानी 340 किल में विभक्त है मुंडा जनजाति। अब एक और इतिहासकारक है जो जनजाति के विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार मुंडा जनजाति 13 उप वर्गों में विभाजित हैं, 13 उप वर्गों में विभाजित हैं। वो कौन से? सोमा सिंह मुंडा। तो सोमा सिंह मुंडा के अनुसार मुंडा जनजाति कितने भागों में? 13 वर्ग में विभाजित है। ये तो आप रखिए। यहाँ पर दो नाम आए, रिजले के अनुसार 340 गोत्रों में वो विभाजित है, और सोमा सिंह मुंडा के अनुसार कितने उप वर्गों में विभाजित है मुंडा जनजाति? वो 13 उप गोत्रों में है। और हम लोग ये देखते हैं कि मुंडा जनजाति को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, तो हम लोग 5 वर्ग में उनको विभाजित करते हैं। 5 वर्ग में, 5 वर्गों में मुंडा जनजाति को विभाजित करते हैं। एक आपका खुद मुंडा, दूसरा आपका मानकी, तीसरा आपका ठाकुर, और चौथा आपका ठाकुर क्या, बाबू, भंडारी, और 5वां पातर। जो तमाड़ क्षेत्र का जो मुंडा निवास करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पातर या तमाड़ मुंडा, दोनों नाम से याद रखेंगे। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा उनके सामाजिक में देखना होगा। तो 340 गोत्रों में किसने कहा था? रिजले के अनुसार। 13 उप वर्गों में विभाजित किया किसने किया? सोमा सिंह मुंडा के अनुसार। और 5 वर्गों में विभाजित किया गया। वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? मुंडा, मानकी, ठाकुर, बाबू भंडारी और पातर। और ये जो ये क्या कहते हैं, तमाड़ क्षेत्र में जो मुंडा निवास करते हैं उसको तमाड़ मुंडा भी कहते हैं और पातर भी कहते हैं। ये तो उनके गोत्र के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा उनके शादी विवाह के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शादी विवाह हम लोग देख रहे हैं। अब हाँ, जैसे हम लोग संथाल क्लास में पढ़ा कि शादी को संथाल में क्या कहते हैं? बापला। संथालों में शादी को क्या कहते हैं? बापला। आपसे पूछा जा सकता है कि संथालों में शादी को क्या कहते हैं, विवाह को क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। उसी तरह संथालों में, उसी तरह मुंडाओं में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अरंडी क्या है? एक नृत्य है, गाना है, एक त्यौहार है और विवाह है। तो ये याद रखिएगा, अरंडी मतलब क्या होता है कि विवाह होता है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के आपके पेपर में बहुत ही होंगे। तो आप इस टर्म को इस तरह टर्म जो आते हैं उनको याद करने की कोशिश करेगा और लगातार हमारे वीडियो के साथ रहिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे साथ रहते रहते आप भी इस सब वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। अब विवाह होते हैं तो सबसे पहले कोई एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप जनजाति पढ़ रहे हैं तो एक उनका यह याद रखिएगा, वो अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, यानी आप समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, एक विवाह का प्रथा ही पाया जाता है। और मुंडाओं में हम लोग देखते हैं कि बाल विवाह की प्रथा वहाँ पर नहीं पाई जाती थी। प्रारंभिक काल में हम लोग देखते हैं कि उनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अब आज के मॉडर्न जनरेशन में ये देखा जा सकता है कि अब हो जाते हैं, बाल विवाह भी अब होने लगे हैं। अब
सबसे पहले एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जैसे हम लोग संथालों के बारे में पढ़ा कि वहाँ संथालों के बारे में पढ़ा, अब आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा जनजाति के सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है, तो ये याद रखिएगा आयोजित विवाह, आयोजित विवाह। ऐसे तो विवाह के बहुत प्रकार मिलेंगे, पर मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है, आयोजित विवाह। संथाल में हम लोग पढ़े थे कौन से, क्रिंग बापला। उराव में आयोजित विवाह और मुंडाओं में भी आयोजित विवाह। अब आयोजित विवाह होगा मतलब क्या हो कि एक दोनों के मिल के डिस्कस के अनुसार उनका विवाह होगा, एक अरेंजमेंट में होगा, एक अगुआ होगा, उसके द्वारा विवाह संपन्न करा जाएगा। हाँ, तो एक जनजातियों में एक सबसे बड़ी बात है वधूमूल की एक प्रथा है। जनरली क्या होता है वरमूल होता है, पर जनजातियों में ये देखा जाता है कि वधूमूल होता है, जिसमें क्या होता है वर पक्ष को एक मतलब लड़का को लड़की को पैसा दिया जाता है, यानी पैसा नहीं है कुछ भी दिया जाता है। तो मुंडा जनजाति में हम लोग देखेंगे कि वधूमूल को क्या करेंगे, पूरी गोन टका, पूरी गोनोन टाका। जैसे कि संथाल परगना में हम लोग, संथाल जनजाति में हम लोग देखा कि वधूमूल को क्या कहते थे, पोन कहते थे। उसी तरह मुंडा में क्या कहते हैं, पूरी गोनो टाका कहते हैं। उनका प्रचलित विवाह कौन सा है, ये याद रखिएगा आयोजित विवाह है। ऐसे तो और भी विवाह के प्रकार हैं, जैसे राजा खुशी विवाह, हट विवाह, और उसी में संगाई विवाह, ये याद रखिएगा संगाई विवाह। इसको संगाई विवाह को क्या कहते हैं, को आपको क्या कह सकते हैं, विधवा विवाह भी कह सकते हैं। विधवा विवाह माने किसी का भी हस्बैंड एक्सपायर कर गया तो वो जो महिला होगी वो विवाह करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संगाई विवाह कहते हैं। और संगाई विवाह, वधूमूल। हट विवाह क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है वो लड़के के घर में चली जाती हैं और वहाँ पर हट पूर्वक रहने लगती हैं। लड़का का इच्छा भी नहीं होता फिर भी वो रहने लगती हैं। वो अपना खाना पीना सब त्याग देती हैं और अपने सास ससुर, जो होने वाले सास ससुर की सेवा करती हैं, और ये उम्मीद करती हैं कि कुछ दिन के बाद वो सब मान जाएंगे और उनको एक क्या कहते हैं, वधू के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो उस विवाह को क्या कहते हैं, हट विवाह कहते हैं। हरण विवाह होता है जिसमें क्या होता है कि कन्या कभी मेले में रहती है या कहीं कोई अखड़ा में रहती है, वहाँ से उनको एक तरह से क्या कहते हैं, अगवा कर लिया जाता है और विवाह किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हरण विवाह। तो इसी तरह 4-5 विवाह हैं, वो आप देखिएगा क्लियर हो जाएगा। अब तो आपने देखा विवाह में, आपने क्या देखा, विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, अरंडी कहते हैं। उनका सबसे प्रचलित विवाह क्या कहते हैं, आयोजित विवाह कहते हैं। वधूमूल को पूरी गोनोन डोका कहते हैं। संगाई विवाह को विधवा विवाह भी कहते हैं। हाँ, और एक चीज और याद रखिएगा, विवाह ही में देख लेते हैं हम लोग, एक साकमचारी। ये साकमचारी क्या है, आप इस वर्ड से शायद फेमिलियर ना हो, पर साकमचारी का मतलब क्या होता है, तलाक। तो आप ये देख रहे हैं कि मुंडा जनजाति में तलाक की भी प्रथा है। तो साकमचारी मतलब क्या है, तलाक है। तो तलाक से तो आप फेमिलियर हैं, मगर ये वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए। अब साकमचारी मतलब तलाक। जब साकमचारी होता है, जब तलाक होता है, तो वर को वधु को जो वधूमूल होता है वो रिटर्न करना पड़ता है लड़की को। तो ये याद रखिएगा कि वधूमूल को रिटर्न करना पड़ता है अगर साकमचारी होता है। तो हमने इनके विवाह के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा उनके और थोड़ा सा उनके अब राजनीतिक के बारे में भी देख लेते हैं।
राजनीतिक के बारे में मैंने पहले ही क्लास में बताया कि झारखंड में शासन व्यवस्था का सबसे मतलब शासन व्यवस्था का क्या कहते हैं, मुंडाओं ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया किसने सबसे पहले स्टार्ट की? मुंडाओं ने। तो मुंडा का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। और मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अर्थ क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब गांव में हम लोग गांव वर्ड्स ग्राम से फेमिलियर हैं, तो गांव को क्या कहते हैं? गांव या ग्राम को मुंडा में क्या कहते हैं? हातू कहते हैं, ये याद रखिएगा। और आप ये याद रखिएगा, ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। अब ग्राम पंचायत यानी हातू पंचायत को क्या कहते हैं? जब पंचायत हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हातू मुंडा कहेंगे। तो हमने पिछले क्लास में बात किया कि शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में डिटेल में पढ़े हैं। अब उसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर तो शॉर्ट में ही देखना चाहते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। हाँ, अब जब मुंडा का उनका बैठक होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं, याद रखिएगा। अखड़ा, हाँ, तीन स्थान के बारे में आप पढ़ लीजिए। एक अखड़ा, एक शासन, एक आपका सरना। ये तीन स्थान के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अखड़ा, जहाँ इसको संस्कृति स्थल भी कहते हैं, और यहाँ पर ही पंचायतों की बैठक होती है, और ये जितने भी नाच गान की कार्यक्रम कहाँ पे होती हैं? वो आपके अखड़ा में होती हैं। शासन मतलब कब्रिस्तान कह सकते हैं, और कब्रिस्तान कह सकते हैं, वहाँ पर पूर्वजों की आत्मा वास करती है। और सरना एक पूजा स्थल है जो गांव के भीतर ही रहता है, और ये शासन है वो गांव से बाहर है, और ये सरना गांव के अंदर में ही है, जहाँ पर साल के बीच में वहाँ पर उनके देवता निवास करते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा देख लिया। हाँ, शासन में विशिष्ट पहचान ये देख लिए। हाँ, थोड़ा सा हम लोग शासन व्यवस्था में और पढ़ लेते हैं। हाँ, तो झारखंड में हम लोग देखते हैं मुंडा जनजाति चार स्तरीय शासन व्यवस्था में है। एक आपका ग्राम स्तर पर, दूसरा आपका पट्टी पे यानी कई गांवों को मिलाकर, यानी 5 से 8 गांवों को मिलाकर पट्टी का निर्माण होता है, और बहुत सारे पट्टी यानी 15 से 20, ऐसा तो कोई डाटा नहीं है, मिलाकर एक आपका पहाड़ा का निर्माण होता है। और सारे मुंडा जनजाति एक साम्राज्य की रहते हैं, उसको हम लोग मुंडा राज्य कहते हैं। तो ये आपका 4 स्तर, पहला में आपका ग्राम स्तर, दूसरा में पट्टी, तीसरा में पढ़ा, और चौथे में आपका मुंडा। कहीं कहीं ये देखते हैं कि पट्टी कहीं कहीं नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट पट्टी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ग्राम का प्रमुख कौन होगा? हातू मुंडा। हातू मतलब ग्राम और मुंडा। पट्टी का प्रमुख कौन होगा? आपका मानकी। और पढ़ा का प्रमुख क्या होता है? पढ़ा राजा। और पूरे मुंडा राज्य के जो राजा होंगे वो कौन होंगे? इसको मुंडा राजा भी कहेंगे,
और सरदार भी कहेंगे। तो हमने ये देखा कि 4 स्तर पे कौन कौन से हैं। मुंडा राज्य में मुंडा राजा सबसे सर्वोच्च पे है। पहाड़ा कहीं कहीं ये 5 से 8 गांव को मिलाकर, ये पढ़ा कितने गांव से मिलाकर, ये 15 से 21 गांव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण होता है। कहीं कहीं ये पट्टी का नहीं मिलेंगे, वो डायरेक्ट तो पट्टी कहाँ पे चल जाएंगे, वो आपका पढ़ा है। उस केस में पढ़ा के प्रमुख को क्या कहेंगे, मानकी कहेंगे। ये बात याद रखेंगे। यानी किसी किसी कंडीशन में कितने स्तर के हो जाएंगे, 3 का स्तर पे हैं। एक आपका ग्राम स्तर, दूसरा आपका पहाड़ा स्तर, और तीसरा आपका मुंडा राज। उस केस में मुंडा राज, उस केस में ग्राम का तो हाथू मुंडा, याद रखिएगा। और पहाड़ा का प्रमुख क्या होगा, मानकी। और ये आपका सरदार बोलिए या मुंडा राजा बोलिए। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या बोलते हैं, टैक्स लेने की व्यवस्था नहीं थी, जो बाद में चलकर टैक्स लेने की व्यवस्था आ गई थी। ये तो हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहले पढ़ा हम लोग झारखंड में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या प्लेसन है, क्या स्टेटस है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा। झारखंड भारत की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति आपका मुंडा। झारखंड में तीन जनजाति संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरवार। भारत में 5 सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपका भील, गोंड, संथाल, उरांव, मुंडा। जो तीसरी, चौथी, 5वीं संथाल, उरांव, मुंडा, उनका ताल्लुक हमारे झारखंड से है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया प्रजाति वर्गीकरण के। तो मुंडा जाति किस प्रजाति वर्गीकरण में आती है, प्रोटोस्टलाइट में है। कितने अच्छी तरह से हमने कोशिश किया 32 जनजाति के प्रजाति वर्गीकरण को आपको एक्सप्लेन करने के बाद करने की कोशिश किया। उसके बाद हम लोग देखा मुंडाओं की भाषा मुंडारी, या उसको हम लोग होड़ो जगर भी कहते हैं। वो किस भाषा समूह में आती है, मुंडारी भाषा समूह में आती है। मुंडारी भाषा समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोस्टैटिक भाषा समूह कहते हैं। भाषा समूह को 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, एक मुंडारी भाषा समूह और दूसरा द्रविडियन में। द्रविडियन में सिर्फ मात्र उराव की भाषा कुड़ुक और हो और माल पहाड़ी या सोरिया पहाड़ी की भाषा मालतो ही आती है। बाकी मैक्सिमम ऑस्ट्रोस्टैटिक भाषा समूह में आती है, यानी मुंडारी भाषा समूह में आती है। उसके बाद में हम उपनाम के बारे में देखा। तो मुंडाओं को हम लोग क्या कहते हैं कि होड़ोको और होरोकोम का नाम से पुकारते हैं, और उनको कोल के नाम से भी पुकारा जाता है। मुंडाओं को कोल के नाम से पुकारा जाता है, पर उनको कोल कहलाना पसंद नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिजले ने मुंडा जनजाति को कितने वर्गों में बांटा, कितने गोत्र में बांटा, कितने किली में बांटा, 340 में। किसने, रिजले ने। और मुंडा जनजाति को 13 भागों में किसने बांटा, सोमा सिंह मुंडा ने। और हमने देखा 5 वर्ग में मुंडा को, मुंडा, मानकी, ठाकुर, बाबू भंडारी और पातर। जो तमाड़ क्षेत्र के जो मुंडा है उसको तमाड़ मुंडा भी कहा जाता है और पातर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश किया। उससे पहले हमने बात किया विवाह के बारे में। तो मुंडा में विवाह को क्या कहते हैं, अरंडी के नाम, अरंडी कहते हैं। मुंडाओं की सबसे प्रचलित विवाह कौन सी है, आयोजित विवाह है। उनका वधु मूल्य कौन सी है, कुरी गुनुंग टाका। और उसके बाद सदाई विवाह को हम लोग क्या कहते हैं, विधवा विवाह कहते हैं। और एक हम लोग एक टर्म और पढ़े साकमचारी को हम लोग क्या कहते हैं, तलाक में क्या होता है कि वधु मूल्य को रिटर्न करना पड़ता है। उसके बाद हमने बात किए राजनीति के बारे में। राजनीतिक में मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। मुंडा का सामान्य अर्थ जो संस्कृत भाषा से आया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट व्यक्ति कहते हैं। ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, हाथू कहते हैं। और ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं, ग्राम पंचायत को हाथू मुंडा कहते हैं। तीन अखड़ा, सरना और शासन के बारे में हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था का थोड़ा सा हम लोग रिकेप करने, रिवाइज करने की कोशिश किए हैं। ये 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है।
और तो आपने देखा कितने अच्छे से हमने कोशिश किया कि मुंडा के बारे में आपको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। और और हो सकता है हमारे प्रयास पूरा है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के वीडियो दें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी हो। तो हमारे वीडियो के साथ इसी तरह रहिए। हमारे